ये कहानी है एक जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज की जिसका नाम है बिलियनियर्स बंकर। सोचो जरा, अगर भविष्य में हमारी पूरी धरती एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से तबाह हो जाए और चारों तरफ टॉक्सिक रेडिएशन फैल जाए जिसमें सांस लेना भी मौत के बराबर हो। इस तबाही में सारे गरीब लोग मर जाते हैं, लेकिन दुनिया के सारे रिच लोग पहले ही अपनी दौलत लगाकर जमीन के नीचे एक अजीब सा अंडरग्राउंड सिटी बना लेते हैं ताकि वो धरती के नाश से बच सकें। सब कुछ पहले जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि वो शहर पानी के गहराई के नीचे जमीन के अंदर बना हुआ था। दुनिया के सारे रिच लोग वहाँ बेफिक्री से रहने लगे। लेकिन सवाल ये है, क्या धरती के नियमों के बाहर जाकर सरवाइव करना इतना आसान था? इंसान को जिंदा रहने के लिए तो हमेशा फूड और वाटर चाहिए होता है। फिर आगे उनके साथ क्या हुआ? क्या वो सब इस अंडरग्राउंड सिटी में जिंदा रह पाए? ये सब जानने के लिए चलिए देखते हैं इस कमाल की सीरीज बिलियनियर्स बंकर और डूबते हैं जमीन के नीचे बसे उस रहस्यमयी शहर की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के एक लड़के से जो एक बच्ची एनी के साथ खेल रहा होता है। एनी और मैक्स बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे। दोनों रिच फैमिलीज से थे, इसलिए उनके रिश्ते को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने पढ़ाई से लेकर हर चीज साथ की थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, मैक्स और एनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात मैक्स और एनी अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मैक्स ने ड्रिंक्स कर ली थी और कुछ देर बाद उसने कार का कंट्रोल खो दिया। गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकराई और भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में मैक्स किसी तरह बच गया, लेकिन एनी की मौत हो गई। इस घटना के बाद मैक्स को 3 साल की जेल हो गई। उसे ऐसी जेल में भेजा गया जहां कमजोर कैदियों पर बहुत जुल्म किए जाते थे। लेकिन मैक्स क्योंकि रिच बैकग्राउंड से था, वो ऐसे माहौल का आदी नहीं था, इसलिए शुरुआत में उसे काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। खुद को बचाने के लिए मैक्स ने वहां के हर कैदी को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लिया ताकि कोई उसे टॉर्चर न करे। लेकिन धीरे धीरे मैक्स को एहसास हुआ कि उसकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पैसों की वजह से उसने कभी कुछ खुद नहीं किया था। हर चीज पैसों से करवाई थी, यानी बिना पैसे के उसकी जिंदगी की कोई पहचान ही नहीं थी। ये बात समझ आने के बाद मैक्स ने वहाँ के कैदियों को पैसे देना बंद कर दिया और जैसे ही ऐसा हुआ, धीरे धीरे वहाँ के कैदी उसके खिलाफ हो गए। अब वो भी मैक्स पर वैसे ही टॉर्चर करने लगे जैसे बाकी कैदियों पर करते थे। वक्त बीतने के साथ ये जुल्म इतना बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने मैक्स को वॉशिंग मशीन के अंदर बंद कर दिया। काफी देर बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो मैक्स को लगा कि शायद आज वो मर जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि इतने टॉर्चर के बाद भी उसे कोई पेन महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ रहते रहते जैसे उसके अंदर की सारी फीलिंग्स खत्म हो गई थी। अब उसके शरीर ने दर्द सहना सीख लिया था। ये समझकर मैक्स बहुत खुश हुआ। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे सच में रियल लाइफ में सरवाइव करना है तो उसे एक डरे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे बहादुर आदमी की तरह जीना होगा। ये सोचते सोचते मैक्स ने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया ताकि अब कोई भी कैदी उसकी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत न करे। वो हर दिन ट्रेनिंग करने लगा और कुछ ही समय में मैक्स बेहद पावरफुल बन गया। धीरे धीरे मैक्स की फाइटिंग स्किल्स भी काफी बेहतर हो गई। अब वो जेल के अंदर होने वाले फाइटिंग मैचेस में हिस्सा लेने लगा। वक्त के साथ उसकी स्किल्स इतनी शानदार हो गई कि कोई भी उसके सामने लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। इसी तरह देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब मैक्स जेल के अंदर बहुत फेमस हो चुका था। सब उसे जेल का सबसे बेहतरीन फाइटर मानते थे और चूंकि अब उसके जेल में आने के 3 साल पूरे हो चुके थे, इसलिए उसकी सजा भी पूरी तरह खत्म हो गई थी। और आज का दिन था जब मैक्स को जेल से रिहा किया जाना था, इसलिए वहाँ सबने बहुत खुशी से सेलिब्रेट किया और मैक्स को विदाई दी। मैक्स मुस्कुराते हुए जेल के बाहर आया जहाँ उसका फादर जेम्स उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जेम्स ने वहीं उसे कहा कि हम अभी अपने घर नहीं लौटेंगे, हमें एक स्पेशल जगह पर जाना होगा। उसने बताया कि इन 3 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है। कई जगहों पर न्यूक्लियर वॉर्स शुरू हो गए हैं और खबर है कि जल्द ही पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा जिससे धरती पूरी तरह तबाह हो सकती है। साधारण लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जेम्स बहुत अमीर इंसान था, इसलिए उसके पास देश की सारी गुप्त खबरें रहती थी। फिलहाल सिर्फ रिच लोग ही ये जानते थे कि कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। इसी वजह से सारे अमीर लोग मिलकर धरती के नीचे एक बड़ा बंकर बना चुके थे जहां वो अपने परिवारों के साथ रहने जा रहे थे। उस बंकर में हर सुविधा मौजूद थी, इसलिए वहां किसी को रहने या खाने की कोई परेशानी नहीं थी। वहां भी वो लग्जूरियस जिंदगी जी सकते थे। वो लोग अब उस बंकर में आराम से रह सकते थे और साथ ही धरती के विनाश से भी बच सकते थे। यहाँ तक कि वो उस बंकर के नीचे से धरती के नाश का पूरा नजारा भी देख सकते थे। जेम्स की ये बातें सुनकर
मैक्स यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ 3 सालों में दुनिया की हालत इतनी बदल चुकी है। फिर जेम्स ने अपने बेटे मैक्स को लेकर एक सीक्रेट हेलीकॉप्टर से उस गुप्त बंकर की ओर उड़ान भरी जो धरती के नीचे बनाया गया था। कुछ देर बाद जेम्स ने देखा कि वो बंकर सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी नदी के बिल्कुल नीचे बना हुआ है। वो बंकर नदी की गहराई में बना हुआ था। उसे इतनी गहरी जगह पर बनाने का एक बड़ा कारण था ताकि जब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो तब उसकी तबाही का असर वहां तक न पहुंच सके। इस तरह वहां रहने वाले लोग पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। जेम्स तब मैक्स को एक मॉडर्न एलिवेटर के जरिए पानी के अंदर बहुत गहराई तक ले जा रहा था। वो जगह इतनी गहरी थी कि वहां पहुंचने में काफी समय लग रहा था। आखिरकार जब वो बंकर के पास पहुंचे तो अंदर जाने से पहले मैक्स और जेम्स के पास मौजूद मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब ले लिए गए। वो सारे डिवाइसेस वहां की एक खास जगह पर जमा कर लिए गए। इसके बाद उन्हें एक स्पेशल यूनिफॉर्म दी गई और उनके हाथों में एक हेल्थ डिवाइस लगा दी गई। मैक्स ने वहां ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और सीधा अपनी माँ और दादी के पास चला गया क्योंकि बहुत दिनों से उसने उन्हें नहीं देखा था। मैक्स की माँ उसे देखकर बहुत इमोशनल हो गई। इसके बाद जेम्स ने मैक्स को पूरा बंकर घुमाकर दिखाया। वहां उनके जैसे कई और रिच फैमिलीज भी रह रही थी। इन्हीं में से एक परिवार था एनी का फैमिली, जिसे देखकर मैक्स हैरान रह गया। मैक्स जब एनी के पिता को देखता है तो वो तुरंत उनके पास जाकर दिल से माफी मांगता है। एनी के पिता उसे धैर्य देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। इसके बाद एनी के पिता मैक्स और उसके परिवार को उसी दिन रात के डिनर पर अपने साथ इनवाइट करते हैं। उस रात दोनों फैमिलीज बहुत दिनों बाद साथ बैठकर डिनर करती हैं और माहौल बेहद खुश होता है। लेकिन वहाँ हम एनी की बहन एना को भी देखते हैं। एना अब तक मैक्स से बहुत नाराज थी क्योंकि उसी की वजह से उसकी बहन एनी की मौत हुई थी। एना उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी आंखों सामने मैक्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसी समय वहाँ एक महिला केसी आती है जो अपने टीम के साथ मौजूद थी। दरअसल केसी ही इस पूरे बंकर की ओनर थी। सभी रिच लोग उसे पैसे देकर इस बंकर में अपने सीट्स बुक करवा चुके थे। केसी वहाँ मौजूद सब लोगों को अपने टीम मेंबर्स से मिलवाती है और फिर सबकी ओर देखकर कहती है, आप सब वाकई बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको यहाँ रहने का मौका मिला है। अगर आप बहुत अमीर न होते तो इस जगह की बुकिंग करना नामुमकिन था, इसलिए आप सब शायद न्यूक्लियर वॉर में धरती के नाश के समय मर जाते, लेकिन मेरे इस बंकर की वजह से आप सब बच जाएंगे। साथ ही पूरी धरती के खत्म हो जाने के बाद भी आप यहाँ आराम से सरवाइव कर पाएंगे। केसी की इन बातों से वहाँ मौजूद सब लोग सहमत हो जाते हैं। फिर उसी रात दिखाया जाता है कि एना एक जगह एक्सरसाइज कर रही थी। तभी वहाँ मैक्स उसके पास आता है। मैक्स वहीं दिल से माफी मांगता है और कहता है, तुम भरोसा करो एना, तुम लोग एनी को जितना प्यार करते थे मैं भी उसे उतना ही प्यार करता था। हम बचपन से साथ बड़े हुए, बड़े होकर एक दूसरे से प्यार किया, तो क्या मैं कभी जानबूझकर चाहूंगा कि मेरी पसंदीदा इंसान मेरी जिंदगी से चली जाए? उस दिन की सारी घटना एक एक्सीडेंट थी। फिर भी मैं तुमसे दिल से माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुमने अपनी बहन को खो दिया, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? फिर मैक्स आगे कहता है, मेरे पास तुम्हारी बहन की आखिरी याद है। ये कहते हुए वो एना को एनी का फोन देता है जो एक्सीडेंट के बाद से मैक्स के पास ही था। एना वो फोन लेते हुए कुछ नहीं कहती, बस अपनी बहन को याद करके चुप हो जाती है। एना एनी का फोन लेकर अपने रूम में चली जाती है। वो अपनी बहन का फोन खोलकर चेक करने लगती है जहाँ एनी और मैक्स के कुछ सुंदर पल के वीडियोस थे। एना वही वीडियोस देख रही होती है। तभी अचानक पूरे बंकर में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। पूरा बंकर जोर से हिलने लगता है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रॉब्लम आने लगती है। सब लोग घबराकर बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं। वो सब समझ जाते हैं कि उनके बंकर की सरफेस के ऊपर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। इसी वजह से पूरा बंकर इतनी भयानक तरह से हिल गया था। फौरन एक माइक्रोफोन से सभी को बताया जाता है कि सब लोग ऊपर से नीचे वाले सरफेस पर चले जाएं। वहां जाने पर वो और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। उधर एना अपने परिवार को ढूंढते हुए देखती है कि उसके पिता एक बड़े मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन मैक्स और जेम्स बहुत मेहनत से उसके पिता को वहां से निकाल लेते हैं। किसी तरह सब लोग वहां से निकलकर सीधे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वो जगह ही असली सेफ जोन थी। वहां बहुत सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे जिनसे बाहर की सिचुएशन के बारे में पता चल सकता था। सबके सेफ जोन में पहुंचने के बाद केसी सबके सामने आती है। वो सबको देखकर कहती है, सबसे पहले परमाणु युद्ध की खबर हमारी एजेंसी ने ही दी थी और हमारी जानकारी पूरी तरह सही निकली है। दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे इस बंकर की वजह से आप सब अभी भी सुरक्षित हैं। केसी इसके बाद वीडियो फुटेज दिखाने लगती है। केसी मॉनिटर्स के जरिए सबको बाहर की स्थिति दिखा रही होती है, कैसे बाहर की दुनिया धीरे धीरे तबाह हो रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग लगभग पूरा एक दिन सेफ जोन के अंदर ही गुजार देते हैं। फिर जब हालात कुछ शांत हो जाते हैं, यानी चारों तरफ के एक्सप्लोजन्स रुक जाते हैं, तब केसी अपनी एक स्पेशल टीम को बुलाती है। वो उन्हें स्पेशल सूट पहनाकर बाहर की दुनिया में भेज देती है ताकि वो जाकर देख सकें कि वहाँ की स्थिति अब
कैसी है और जो कुछ भी वो देखेंगे उसे यहाँ सबको दिखाया जा सके। वहाँ फुटेज में दिखता है वाकई में पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ धूल ही धूल दिख रही थी। परमाणु बम की टॉक्सिक रेडिएशन चारों तरफ फैल चुकी थी। अगर कोई बिना सही प्रोटेक्शन के बाहर जाएगा तो उसकी मौत पक्की है। अब कैमरे में दिखता है लूकस नाम का एक मेंबर। वो अपनी स्पेशल टीम में था। वो एक कार का इंजन चेक कर रहा था। तभी उसने एक लोहे का टुकड़ा देखा। वो उसे हाथ से छू लेता है। फौरन उसके ग्लव्स पिघल जाते हैं और उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। इससे वहाँ का माहौल और भी खतरनाक लगने लगता है। लूकस दर्द से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। मतलब रेडिएशन की मात्रा वहाँ इतनी ज्यादा थी कि लोहा तक आग की तरह गर्म हो गया था। लूकस की हालत देखकर बाकी टीम मेंबर्स उसे जल्दी से लेकर बंकर के अंदर आ जाते हैं। अब सब लोग इसी बात को लेकर आपस में चर्चा करने लगते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत खतरनाक रेडिएशन फैल चुका है। अब चाहे भी तो कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन बंकर के अंदर भी क्या जिंदगी भर रहना मुमकिन है? कोई नहीं सोच पा रहा था कि उन्हें वहाँ कितने महीने या शायद कितने साल तक रहना पड़ेगा। सबको अब बंकर के नीचे ही रहना था। ये सोच कर सब बहुत अपसेट थे। उधर केसी जो यहाँ की ओनर थी, वो अपने लोगों के साथ लूकस की हालत देखने के बहाने बाहर निकलती है, लेकिन असल में वो एक अलग जगह पर पहुंचती है जहां वो और उसकी टीम खुशी से जश्न मना रहे होते हैं। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में ये सब कुछ केसी और उसकी टीम का प्लान था। उन्होंने शहर के अमीर लोगों से पैसा ठगने के लिए ये पूरा मास्टर प्लान बनाया था। केसी और उसकी टीम चाहती थी कि वो इन अमीर लोगों को जिंदगी भर के लिए बंकर में बंद रखे ताकि बाहर की दुनिया में जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उन सब पर वो कब्जा कर सके, क्योंकि बंकर में आने से पहले ही उन्होंने हर एक से कुछ जरूरी पेपर्स पर साइन करवाए थे। केसी ये अच्छी तरह जानती थी कि इतने अमीर लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने शहर के अमीर लोगों के बीच एक झूठी खबर फैलाई कि कुछ ही दिनों में दुनिया तबाह होने वाली है। फिर उन्होंने ये बंकर बनाया और उसके अंदर वो वहाँ कई सिमुलेशन सिस्टम्स बना लेते हैं। साथ ही उन्होंने बंकर की सरफेस पर खुद ही बॉम्ब सेट कर रखे थे ताकि वो उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट करवाकर बंकर में दहशत पैदा कर सकें। लेकिन ये विस्फोट ऐसे तरीके से किया गया था कि किसी को ज्यादा नुकसान न हो। जो वीडियोस उन्होंने लोगों को दिखाई थी वो असल में एडवांस्ड एआई सिस्टम से बनाए गए थे और उनके इन सारे प्लान्स में वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि अब सब लोग उनकी बात मानकर बंकर में ही रहना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं। एना जब बंकर के एक टॉयलेट में होती है तभी उसे पास वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है जैसे कोई वहाँ गिर गया हो। एना जल्दी से बाहर निकलती है और पास वाले कमरे का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल देती है। अंदर जाकर वो देखती है एक लड़की खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। एना ये देखकर बुरी तरह डर जाती है। वो भागकर उस लड़की को पकड़ लेती है और उसके गले में बंधी रस्सी काट देती है। किसी तरह वो उसकी जान बचा लेती है। असल में बंकर में जितने भी लोग थे वो सब अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे। ये सब लोग अमीर थे, लेकिन अब दुनिया के तबाह हो जाने के बाद उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके घर, गाड़ियाँ, पैसा कुछ भी नहीं बचा। पहले बाहर की दुनिया में जिन पावर्स के साथ वो जीते थे, अब चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकते। वो अब बिल्कुल खाली हाथ हो गए थे। यही वजह थी कि ये लड़की ये सब सह नहीं पाई और खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिर्फ वही नहीं, यहाँ के लगभग सभी लोग इस माहौल के साथ खुद को ढाल नहीं पा रहे थे। सब बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। अब सरफेस लगभग ठीक हो चुका था, इसलिए केसी सबको कहती है कि अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सब बंकर में आराम से सरवाइव कर सकते हैं। इसके बाद केसी अपनी टीम से मिलने जाती है। वहाँ लूकास अपने टीम मेंबर्स के साथ होता है जो उसे मेकअप करवा रहे थे ताकि बाकी लोगों को दिखाया जा सके कि बाहर जाने के बाद लूकास के साथ क्या हुआ। उधर हम जेम्स और उसकी वाइफ को देखते हैं। दोनों के बीच अब झगड़ा शुरू हो गया था। असल में जेम्स एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था और वो हमेशा अपनी मर्जी से ही जीता था। यहाँ तक कि बाहर कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर भी था। जेम्स की वाइफ सब कुछ जानती थी। वो जानती थी कि उसका हस्बैंड कई लड़कियों के साथ अफेयर में था, फिर भी उसने उसे कभी नहीं छोड़ा क्योंकि उसे उसके पैसे की बहुत जरूरत थी। उसी पैसे के लिए वो इतने सालों तक उसके साथ रही। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। जेम्स के पास न पैसा था न पावर। अब उसकी वाइफ के लिए भी उसकी कोई कीमत नहीं रह गई थी। वो जेम्स से साफ साफ कहती है, तुम इतने सालों में जिन जिन औरतों के साथ रहे, मैं उन सब के बारे में जानती थी। सब कुछ जानते हुए भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा। चुपचाप तुम्हारे साथ रही। जानते हो क्यों? सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न पैसा न औरतें। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब अपनी मर्जी से जीऊंगी, इसलिए मेरी जिंदगी में तुम रुकावट मत बनो। ये सब सुनकर जेम्स बहुत गुस्से में आ जाता है। जब उसकी वाइफ वहाँ से निकलने लगती है, जेम्स उसे डांटते डांटते उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो बिना किसी की अनुमति लिए वहाँ मौजूद सबके हिस्से
हिस्से का खाना खाने लगता है। उधर जब गार्ड्स ये सब देखते हैं तो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अपनी इलेक्ट्रिक गन से जेम्स को झटका देने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ मैक्स पहुँचता है। वो अकेले ही उन गार्ड से लड़ने लगता है ताकि अपने पिता को बचा सके। तभी सही समय पर केसी वहाँ पहुँच जाती है। वो खुद सामने आकर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। दूसरी तरफ हम एना के पेरेंट्स को देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि एना के पिता का नाम हावर्ड है। जेम्स और उसकी वाइफ की तरह हावर्ड और उसकी वाइफ के रिश्ते भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच भी अक्सर झगड़े होते रहते थे। हावर्ड और उसकी वाइफ आपस में झगड़ रहे थे। असल में हावर्ड की वाइफ एक बहुत गरीब परिवार से थी और उम्र में हावर्ड से काफी छोटी थी, लेकिन उसने हावर्ड की दौलत और पावर देखकर उससे शादी कर ली थी। कई साल साथ रहने के बाद भी वो उसे दिल से कभी प्यार नहीं कर पाई। उधर हम मिली नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके पास कुछ गार्ड्स आते हैं। वो मिली से कहते हैं कि उन्हें पता चला है उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, इसलिए अब उन्हें उसकी बहुत जरूरत है। लूकस बहुत बीमार था। रेडिएशन की वजह से उसका शरीर बुरी तरह जल गया था, इसलिए अब मिली ही उसकी मदद कर सकती थी। असल में केसी के लोग मिली और बाकी सभी को बताते हैं कि रेडिएशन की वजह से लूकस का आधा खून खराब हो चुका है और उसे बचाने के लिए AB नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। इसलिए वो मिली समेत 2 और लोगों को लेकर एक जगह पहुंचते हैं। फिर उन्हें लूकस के पास ले जाया जाता है। लूकस को पहले से मेकअप करा के बिल्कुल रेडी किया गया था। यहाँ तक कि उन तीनों को वहाँ लाना भी केसी और उसकी टीम की योजना का हिस्सा था। ये पूरा प्लान इसलिए बनाया गया था ताकि सब लोग अपनी आंखों से लूकस की हालत देख सके और जाकर बाकी लोगों को ये बात बताए जिससे सब डर जाए और कोई भी बाहर जाने की कोशिश न करे। मिली जब वहाँ लूकस को देखने आती है तो उसे सच में लगता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। थोड़ी देर बाद लूकस वहीं मरने का नाटक करता है। सबको बता दिया जाता है कि लूकस मर गया है। लूकस की ऐसी हालत देखकर मिली बहुत इमोशनल हो जाती है। अब धीरे धीरे केसी और उसकी टीम का पूरा प्लान सामने आने लगता है। केसी और उसकी टीम अपने प्लान में काफी हद तक सफल हो चुकी थी। उसकी टीम में जैक नाम का एक लड़का भी था जो असल में केसी का अपना भाई था। जैक बहुत बीमार रहता था, इसलिए केसी हमेशा उसे अपने पास रखती थी। अब केसी अपनी टीम से कहती है, अब समय आ गया है हमारे प्लान के अगले स्टेप पर जाने का। वो सबको बताने लगती है कि उसने हावर्ड के बारे में सारी जानकारी कैसे जुटाई। असल में हावर्ड जिस परिवार में पैदा हुआ था वो पहले से ही बहुत अमीर फैमिली थी। बचपन के बाद धीरे धीरे हावर्ड ने अपने फैमिली बिजनेस की देखभाल शुरू कर दी थी। हावर्ड के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बहुत कम समय में वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया। धीरे धीरे उसने करीब 60 कंपनियों का मालिक बन गया। हर कंपनी से उसे इतना पैसा मिलने लगा कि उसका नाम दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। केसी अमीर लोगों से बहुत नफरत करती थी। वो बचपन से देखती आई थी कि अमीर लोग गरीबों पर कैसे जुल्म करते हैं। इसीलिए उसने खुद की एक टीम बनाई जिसमें ज्यादातर गरीब घरों के लोग थे, क्योंकि वही लोग उसकी सोच को समझ सकते थे और उसके साथ ईमानदारी से काम कर सकते थे। केसी और उसकी टीम का प्लान साफ था। वो सारे अमीर लोगों को बंकर में बंद रखेंगे और बाहर जो उनकी प्रॉपर्टी और पैसा है वो सब गरीबों में बांट देंगे, ताकि अमीर और गरीब के बीच का फर्क थोड़ा कम हो जाए और गरीब लोगों को अब कभी छोटा महसूस न करना पड़े। केसी को पता था कि अगर वो दुनिया के खत्म होने का प्लान बनाएगी तो अमीर लोग कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचेंगे। वो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए केसी और उसकी टीम ने सबसे पहले हावर्ड को निशाना बनाया। उनका प्लान था कि हावर्ड की सारी प्रॉपर्टी और पैसा गरीब लोगों में बांट दिया जाए। अब उन्हें ये पता लगाना था कि हावर्ड का पैसा कहाँ कहाँ रखा है, तो उन्होंने उसी के हिसाब से अपना काम शुरू कर दिया। केसी सबको बुलाकर कहती है, दुनिया अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हमारे पास अब बहुत कम खाना और पानी बचा है, लेकिन कल रात जेम्स ने बिना किसी की अनुमति के सबके हिस्से का खाना खुद ही खा लिया। इसलिए अब से सबको थोड़ा थोड़ा खाना मिलेगा, वरना बहुत जल्दी हमारा सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। असल में केसी ये बातें इसलिए कह रही थी ताकि सब लोग सिचुएशन को और ज्यादा सीरियस समझें। वो चाहती थी कि सबको सच में लगे कि दुनिया तबाह हो चुकी है और अब उन्हें अपने खाने पानी को लेकर बहुत सावधानी से जीना होगा। अब वो सबके सामने मैक्स पर चिल्लाने लगती है। वो उसे गालियां देती है क्योंकि मैक्स ने पिछली रात गार्ड्स पर हाथ उठाया था। उसने गार्ड्स को मारकर उनसे एक शॉटगन छीन ली थी जिससे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता था। केसी गुस्से में मैक्स से कहती है, वो गन तुरंत वापस कर दो। फिर सीन बदलता है। हम केसी और उसकी टीम को देखते हैं जो सबको कैद करने से पहले प्लान बना रहे थे। उनका प्लान ऐसा बनाया गया था कि जब इन अमीर लोगों को यहाँ लाया जाए तो उनके गायब होने के बाद भी किसी को इस बात का शक न हो। असल में बंकर में बंद करने से पहले केसी और उसकी टीम ने हर व्यक्ति का एक एक AI क्लोन तैयार कर लिया था, वो भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से। जब ये लोग बंकर में आए तो उनसे उनके मोबाइल फोन्स और बाकी डिवाइसेस ले लिए गए। असल में वही मोबाइल्स उनका असली हथियार थे, क्योंकि उन्हीं फोन्स में सबके
उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद थे। अब केसी की टीम उन्हीं अकाउंट्स को इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया में ये दिखा रही थी कि सब लोग अभी भी जिंदा हैं और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो लोग लगातार हर किसी का AI वीडियो बनाते रहे और वो वीडियो रोज सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते थे। लोगों को दिखाने के लिए कहा जाता था कि वो सब वेकेशन पर हैं, कि वो अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं। लोगों से कहा गया, जब तक हम खुद कांटेक्ट नहीं करते तब तक हमें परेशान मत करो। इस तरह बाहर के लोग उन्हें ढूंढना बंद कर देंगे और जितना ज्यादा ये बात फैलती उतना ही केसी का प्लान सफल होता गया। केसी और उसकी टीम के पास जो मोबाइल फोन्स थे वो सब लगातार एक्टिव रखे गए। उन अकाउंट से रोज नए फेक अपडेट्स और वीडियोस डाल दिए जाते थे। इस तरह बाहर की दुनिया को लगता रहा कि सब नॉर्मल है और केसी का पूरा झांसा कामयाब होता रहा। वो फोन्स हमेशा एक्टिव रखे गए थे। जब भी किसी फोन पर कॉल या मैसेज आता तो उनका AI सिस्टम अपने आप रिप्लाई दे देता था। अगर कोई कॉल करता तो AI सिस्टम उसी व्यक्ति की वॉइस कॉपी कर लेता था और उसकी आवाज में सामने वाले से बात करता था। इसी AI सिस्टम की मदद से केसी अपना पूरा प्लान सफल बना रही थी। आज भी जब सबके फोन्स AI सिस्टम से कनेक्टेड थे तभी हावर्ड के फोन पर स्टैन नाम के एक आदमी का कॉल आता है। स्टैन हावर्ड का बिजनेस पार्टनर था। वो लगभग हर दिन हावर्ड को फोन करता था, लेकिन आज स्टैन हावर्ड पर बहुत गुस्सा था क्योंकि हावर्ड के साथ उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डील चल रहा था। वो वीडियो फुटेज के जरिए हावर्ड से कहता है, तुम इतने जिम्मेदार कैसे नहीं हो सकते? तुम जानते हो हमारी ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है। तुम तुरंत मुझसे मिलो, वरना चाहे तुम पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकाल ही लूंगा। स्टैन की ये बातें सुनते ही केसी और उसकी टीम थोड़े चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बार स्टैन को कैसे हैंडल किया जाए। अब हम बंकर के सभी लोगों को देखते हैं। वो सब अंदर से टूट चुके थे क्योंकि किसी की जिंदगी अब ठीक से नहीं चल रही थी। सबको ये बात पता चल चुकी थी कि दुनिया के खत्म हो जाने के बाद उनका सारा धन संपत्ति भी खत्म हो गया है। अब वो सब खाली हाथ हैं। यहाँ हर फैमिली के लोग आपस में झगड़ने लगे थे। उनके रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगे थे क्योंकि ज्यादातर रिश्ते सिर्फ पैसे के लिए बने थे। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कुछ वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को छोड़ रही थीं और कुछ हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ्स से दूर जा रहे थे। यहाँ तक कि बच्चे भी अब अपने माँ बाप की कद्र नहीं कर रहे थे। अब हर किसी का असली चेहरा सामने आने लगा था। कई अमीर लोगों को ये एहसास हुआ कि अब तक लोग सिर्फ उनके पैसों के लिए ही उनके साथ थे। उन्हें जो इज्जत और सम्मान मिला वो सब सिर्फ पैसे की वजह से था। असल में उनके पास अपनी कोई सच्ची पहचान नहीं थी। उधर इसी बीच केसी की टीम ने हावर्ड का AI मॉडल तैयार कर लिया था जिसकी मदद से वो स्टैन से सीधे हावर्ड की आवाज में बात करवा सकते थे। यानी अब हावर्ड की जगह AI ही बात करेगा। तो वो लोग अपना सिस्टम चालू करते हैं और स्टैन को वीडियो कॉल करते हैं। फिर हावर्ड का AI मॉडल एक्टिवेट कर दिया जाता है। इसके बाद वो AI मॉडल स्टैन से बात करना शुरू करता है। अब केसी की टीम AI के जरिए स्टैन से बातचीत करती है और उन्हें पता चलता है कि कुछ महीने पहले स्टैन और हावर्ड ने एक पार्टी में बहुत बड़ा प्लान बनाया था। दोनों ने तय किया था कि उनके पास जितना भी ब्लैक मनी है उसे इस्तेमाल करके वो एक बहुत बड़ी कंपनी खोलेंगे और उनका वो प्लान पूरी तरह तैयार भी हो चुका था। लेकिन तभी अचानक हावर्ड गायब हो गया। इसी वजह से स्टैन उसे बार बार फोन कर रहा था। केसी ने हावर्ड के AI मॉडल के जरिए चालाकी से स्टैन से ये भी पता लगा लिया कि जिस ब्लैक मनी की बात वो कर रहे थे वो दरअसल कहाँ रखी है। उन्हें पता चलता है कि वो पैसा हावर्ड के घर के एक सीक्रेट जगह पर छुपा हुआ है जिसे एक पासवर्ड से खोला जा सकता है, लेकिन वो पासवर्ड सिर्फ असली हावर्ड को ही पता है। अब केसी अपनी पूरी टीम के साथ प्लान बनाती है कि किसी भी तरह उन्हें वो पासवर्ड पता लगाना ही होगा। अब उनका प्लान साफ था। वो अपनी बातों में फंसाकर हावर्ड से उसका सीक्रेट पासवर्ड निकलवाएंगे। फिर उसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके हावर्ड और स्टैन के सारे ब्लैक मनी पर कब्जा कर लेंगे और उस पैसे को बांटकर गरीब लोगों में दे देंगे। इसके बाद केसी एक जगह अकेली बैठी होती है, थोड़ी उदास। वो अपने बचपन की बातें सोच रही होती है। जब केसी सिर्फ 12 साल की थी वो अपने भाई जैक के साथ एक स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल के ज्यादातर बच्चे अमीर घरों के थे, लेकिन जब केसी अपने भाई जैक के साथ वहाँ जाती तो वो अमीर बच्चे हमेशा उन्हें चिढ़ाते थे, उन्हें छोटे लोग कहकर नीचा दिखाते थे। वो दोनों भाई बहन को हमेशा गरीब कहकर अपमानित करते थे। हालांकि केसी और उसका भाई जैक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे, लेकिन गरीब होने की वजह से उनकी मेहनत और हुनर की कभी कद्र नहीं हुई। ऊपर से उनके पिता की आर्थिक हालत भी बहुत खराब थी। एक दिन केसी की माँ एक छोटा सा खत लिखकर उसे और जैक को छोड़कर चली गई। उनके पिता पहले से ही नशे के आदी थे, इसलिए उस दिन के बाद केसी और जैक के पास कोई नहीं बचा। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए। कम उम्र में ही उन्हें ये समझ आ गया था कि उनका भविष्य कोई और नहीं बनाएगा,
उन्हें खुद ही अपने लिए रास्ता बनाना होगा। इसलिए उसी वक्त से दोनों भाई बहन ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वो अपनी पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान देने लगे। धीरे धीरे दोनों ने कई डिग्रीज हासिल कर ली। फिर एक समय आया जब दोनों ने मिलकर काफी रिसर्च की और अपना खुद का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बना लिया। तब उन्हें लगा कि अब वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। लेकिन बहुत जल्द उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में पैसे और पावर के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने भले ही सबसे एडवांस्ड AI मॉडल बना लिया था, उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने AI को मार्केट में लॉन्च नहीं कर पा रहे थे और न ही लोगों के सामने अपना काम दिखा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने कई कंपनियों से फंड मांगा ताकि वो अपने AI को दुनिया के सामने पेश कर सके। लेकिन उस वक्त किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उल्टा सबने उनके काम को मजाक समझा और उन्हें नीचा दिखाया। कुछ कंपनियां जो फंड देने को तैयार हुई, वो भी बिजनेस का ज्यादातर हिस्सा अपने नाम करना चाहती थी। धीरे धीरे केसी की हालत ऐसी हो गई जैसे उसकी पीठ दीवार से लग गई हो। एक वक्त पर उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में पैसे के बिना मेहनत और हुनर की कोई कीमत नहीं होती। केसी को अब ये समझ आ गया था कि अमीर लोग कभी भी उसके जैसे लोगों को ऊपर नहीं आने देंगे। उधर अमीरों के बच्चे कुछ किए बिना ही सिर्फ अपने पैसों की ताकत से बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन रहे थे। समाज में जो अमीर थे वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे और जो गरीब थे उन्हें और नीचे धकेला जा रहा था। इस नाइंसाफी को केसी अब और सह नहीं पा रही थी। इसलिए उसने ठान लिया कि वो समाज के हर गरीब इंसान की मदद करेगी और इसके लिए वो और उसका भाई जैक अपने बनाए हुए AI सिस्टम के जरिए इस प्लान को सफल बनाना चाहते थे। और प्लान के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। केसी ने अपने प्लान को सफल बनाने के लिए ऐसे ही लोगों को अपनी टीम में शामिल किया जो उसके और उसके भाई की तरह बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी ने उनके टैलेंट की कद्र नहीं की थी। उनमें से ज्यादातर लोग भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी अमीर इंसान द्वारा अपमानित हुए थे। इसी तरह केसी ने अब तक अपना पूरा प्लान चलाया। अब हम केसी को फिर से देखते हैं। वो अपनी टीम से कहती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं हावर्ड से उसका पासवर्ड कैसे निकलवा सकती हूँ। केसी अब जान चुकी थी कि हावर्ड से पासवर्ड कैसे निकलवाना है। उसने तय किया कि वो हावर्ड को वही देगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, अटेंशन और केयर की। क्योंकि बंकर में आने के बाद से हावर्ड सबके लिए एक नजरअंदाज किया हुआ इंसान बन गया था। अब अगर कोई उसकी परवाह करे तो वो उसे जरूर अहमियत देगा। इसलिए केसी अपनी टीम की एक मेंबर को हावर्ड के पास भेजती है। उस लड़की का नाम था इंग्रिड। इंग्रिड हावर्ड से बहुत अच्छे से पेश आने लगती है। वो उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाती है और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। थोड़े ही समय में हावर्ड और इंग्रिड के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। हावर्ड और इंग्रिड अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे थे क्योंकि अब हावर्ड के पास बात करने के लिए कोई नहीं था। एक दिन इंग्रिड हावर्ड से कहती है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक गेम खेल सकते हैं। इससे हमारा बोरिंग वक्त थोड़ा अच्छा गुजरेगा। हावर्ड उसकी बात मान जाता है। फिर इंग्रिड मुस्कुराते हुए कहती है, चलो हम दोनों एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताएंगे। बातों बातों में इंग्रिड बताने लगती है कि उसके भी कुछ सीक्रेट लॉकर्स थे जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें रखी थी, लेकिन दुनिया के खत्म होने के बाद वो सब शायद नष्ट हो चुके हैं। इंग्रिड उससे पूछती है, तुम्हारे लॉकर के पासवर्ड्स क्या थे? फिर वह बनावट की बातें करके धीरे धीरे अपने लॉकर्स के पासवर्ड्स बताती है। बातों बातों में हावर्ड भी इंग्रिड पर भरोसा कर बैठता है। वो धीरे धीरे अपने सीक्रेट पासवर्ड सब बता देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब क्योंकि हावर्ड के पास कुछ भी बचा नहीं था, वो इंग्रिड को अपने बैंक और जहाँ जहाँ पैसा रखा था उन सब जगहों के डिटेल्ड पासवर्ड्स भी बता देता है। इसके बाद केसी का पूरा प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाता है। अगले दिन केसी और उसकी टीम हावर्ड के AI कैरेक्टर का इस्तेमाल करके वो फिर से स्टैन को फोन करते हैं। वो स्टैन से कहता है, मैं अभी देश से बहुत दूर हूँ, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमने अपना ब्लैक मनी कहाँ रखा है। ये रहे उन जगहों के पासवर्ड्स। तुम वहाँ से सारा पैसा निकाल लो और उस पैसे से कोई स्टार्टअप कंपनी शुरू कर दो, क्योंकि मेरे लौटने में बहुत देर हो जाएगी। इसी बीच केसी हावर्ड के AI कैरेक्टर के जरिए स्टैन को और एक बात बहुत साफ तरीके से बता देती है, तुम खुद से कोई कंपनी मत खरीद लेना, मैं जो कंपनी का नाम बताऊंगा वही खरीद लेना। असल में ये भी केसी और उसकी टीम का एक बड़ा चालाकी भरा प्लान था। उनका मकसद था स्टैन को इस तरह मैनिपुलेट करना कि वो वही कंपनी खरीदे जिनका फैसला केसी कर चुकी है। केसी ने स्टैन को जिस कंपनी को खरीदने के लिए कहा था वो दरअसल उनकी बनाई हुई एक फेक कंपनी थी। जैसे ही स्टैन और हावर्ड का पैसा उस कंपनी में लगाया जाता, केसी और उसकी टीम चालाकी से वो सारा पैसा अपने कब्जे में ले लेते। इसी तरह सबसे पहले उन्होंने हावर्ड का पैसा हड़प लिया और फिर धीरे धीरे बंकर में मौजूद बाकी सारे अमीर लोगों का पैसा भी चुपचाप अपने कंट्रोल में लेने लगे। उधर अब हम मैक्स को देखते हैं। उसे यहाँ की हर चीज कुछ अजीब लगने लगी थी। खासकर सबके हाथों में जो ब्रेसलेट्स थे उन्हीं पर उसे शक हो रहा था, क्योंकि जब उन्हें ये ब्रेसलेट्स दिए गए थे तो कहा गया था कि ये उनकी सेफ्टी के लिए हैं। कहा गया था कि ये ब्रेसलेट्स उनकी हेल्थ कंडीशन बताने के लिए हैं। लेकिन जब मैक्स ने ध्यान से अपना ब्रेसलेट देखा तो उसे उसके अंदर एक छोटा सा माइक्रोफोन नजर आया। यानी उसी माइक्रोफोन के जरिए केसी और उसकी टीम उनकी सारी बातें सुन रही थी। ये देखकर मैक्स को बहुत शक होने लगा, इसलिए
उसने तय किया कि वो बंकर के बारे में और जानकारी निकालेगा, लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था क्योंकि पकड़े जाने का खतरा था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो इस काम में एना को अपना साथी बनाएगा। मैक्स अब एना से दोस्ती करना चाहता था। वो कुछ कागज के टुकड़ों पर अपनी सारी बातें लिखकर उसके पास लाता है, क्योंकि अगर वो सीधे एना से बात करता तो केसी और उसकी टीम माइक्रोफोन्स के जरिए उनकी हर बात सुन सकती थी। मैक्स एना के पास जाकर एक कागज दिखाता है जिस पर लिखा होता है, चुप रहो। एना हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। फिर मैक्स अगले कागज पर लिखता है कि यहाँ आने के बाद से उसे कई बातें अजीब लगी हैं। वो ये भी बताता है कि जो ब्रेसलेट उन्हें हेल्थ डिवाइस के नाम पर दिया गया था, उसके अंदर असल में एक माइक्रोफोन लगा है। मैक्स एना को बताता है कि उनकी हर बातचीत सुनी जा रही है। फिर वो ये भी कहता है, यहाँ कोई भी ये बात पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि सच में दुनिया में परमाणु युद्ध हुआ है या पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब हमें केसी और उसकी टीम ही दिखा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें धोखा दे रहे हों। मैक्स कहता है कि अगर सच जानना है तो उन्हें बहुत सोच समझकर प्लान बनाना होगा। इसके लिए उसे एना की मदद की जरूरत है। फिर मैक्स एना से कहता है, तुम्हें अब मेरे साथ प्यार का नाटक करना होगा ताकि किसी को हम पर शक न हो। केसी और उसकी टीम को अब लगने लगा कि मैक्स और एना के बीच कुछ चल रहा है। उनकी पूरी टीम दोनों पर नजर रख रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये दोनों आखिर किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक बात पर शक हुआ। कल तक एना मैक्स को देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसी की वजह से उसकी प्यारी बहन एनी की मौत हुई थी। और अब अचानक वो दोनों इतने करीब कैसे आ गए। उधर मैक्स एना से कहता है, हमें सबसे पहले इस बंकर के सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को बंद करना होगा। मैक्स ने एक प्लान बनाया ताकि पूरा बंकर अंधेरे में डूब जाए। अंधेरे का फायदा उठाकर वो दोनों बाहर जाकर देख सकें कि सच में दुनिया तबाह हुई है या नहीं। लेकिन बाहर जाना बहुत रिस्की था, इसलिए उनके पास सेफ्टी सूट होना जरूरी था। मैक्स ने अना को काम दिया कि जब सब कुछ अंधेरा हो जाए तो वो 2 सेफ्टी सूट चुरा कर ले आए। तब तक मैक्स बंकर के सिस्टम रूम को ढूंढ लेगा। इसके बाद अपने अगले प्लान के लिए उसने अना को अपने रूम में बुला लिया। मैक्स वहाँ जाकर बहुत जोर से रोमांटिक म्यूजिक प्ले कर देता है ताकि वो बिना झिझक अपने प्लान के बारे में खुलकर बात कर सकें। मैक्स और आना सोचते हैं कि जल्दी ही वो इंटीमेट हो सकते हैं, इसलिए केसी की टीम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। इसी बीच मैक्स आना को अपने कमरे में दिखाता है कि वहाँ एक सीक्रेट एग्जिट गेट है, यानी अब उन्हें बंकर के अंदर एक डिस्ट्रैक्शन बनानी होगी ताकि सारे गार्ड्स दरवाजों से हट जाएं। उनके पास एक आइडिया था। एना मैक्स से कहती है कि वो कभी केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी। उसके पास अब कुछ केमिकल्स हैं जिनसे वो एक छोटी बॉम्ब बना सकती है और उस बॉम्ब से शायद वो डिस्ट्रैक्शन बना पाएगी। दूसरी तरफ केसी हावर्ड के एआई मॉडल ने स्टैन को कुछ कहा। स्टैन उसी बात पर सीधे बैंक जाकर उस कंपनी को देखने चला गया, लेकिन कंपनी देखकर उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने हावर्ड को वीडियो कॉल कर बताया कि कंपनी उसे ज्यादा पसंद नहीं आई। स्टैन की बात सुनकर केसी अपने प्लान के मुताबिक उस कंपनी में अपनी टीम मेंबर लूकस को भेजती है। वो लूकस को हावर्ड से भी बड़ा इन्वेस्टर बनाकर पेश करती है। लूकस वही व्यक्ति था जिसने पहले रेडिएशन से झुलसकर मरने का नाटक किया था। अब केसी लूकस से कहती है कि स्टैन के सामने कंपनी की रेट और शेयर्स बढ़ा चढ़ा कर दिखाए, ताकि स्टैन सोचे कि कंपनी की कीमत बहुत ज्यादा है और लालच में आकर उसे खरीदना चाहेगा, क्योंकि बाद में उसे इस कंपनी से बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। अना अपनी प्लान पर काम करने लगती है। दूसरी तरफ मैक्स काफी खोजबीन के बाद बंकर का कंट्रोल रूम ढूंढ लेता है और वहाँ का सिस्टम बंद कर देता है। इससे तुरंत हावर्ड का एआई मॉडल भी बंद हो जाता है और स्टैन के साथ उसकी वीडियो कॉल भी कट जाती है। अब स्टैन समझ नहीं पा रहा था कि उसे उस कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं। कुछ देर बाद मैक्स और आना अपने प्लान के मुताबिक सारे सिस्टम्स फिर से चालू कर देते हैं, क्योंकि उनका प्लान पूरा हो चुका था। सभी सिस्टम्स के दोबारा एक्टिवेट होते ही केसी हावर्ड के एआई मॉडल के जरिए फिर से स्टैन से संपर्क करती है, क्योंकि तब तक स्टैन कंपनी खरीदे बिना वापस लौट रहा था। अब केसी हावर्ड के एआई मॉडल के जरिए स्टैन से कहती है, तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो, जल्दी से कंपनी खरीद लो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। हावर्ड की बात सुनकर स्टैन आखिरकार कंपनी खरीदने का फैसला कर लेता है। उधर मैक्स और आना ने अपना बॉम्ब सेट कर लिया था। अब वो दोनों उसके फटने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बॉम्ब फटते ही गार्ड्स का ध्यान भटक जाएगा और तभी उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलेगा। वहाँ आना और मैक्स एक दूसरे के बहुत करीब थे। आना को देखकर मैक्स बहुत इमोशनल हो गया। मैक्स को आना में अपनी गर्लफ्रेंड एनी की झलक दिख रही थी। वो आना से कहता है, जानती हो आना, मैं तुम्हारी बहन एनी को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था और आज भी करता हूँ। शायद चाहकर भी मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे एनी की याद आने लगती है। तुम्हारे अंदर मैं उसी को देखता हूँ। तुम पास होती हो तो लगता है जैसे एनी मेरे पास ही है। मैक्स की ये बातें सुनकर आना समझ जाती है कि शायद मैक्स उसे अपने
दिल की बात बताना चाहता है। हालांकि एना पहले ही मैक्स को माफ कर चुकी थी, लेकिन फिर भी एना अपने बहन के बॉयफ्रेंड के साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने मैक्स को साफ साफ कह दिया कि अगर उसके मन में कुछ और है तो उसे अब भी वहीं खत्म कर दे। उधर केसी और उसकी टीम का ध्यान अब पूरी तरह स्टैन पर था, इसलिए वो मैक्स और आना की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। अब केसी स्टैन को बैंकॉक में रोकने के लिए अपनी एक और साथी इंग्रिड का इस्तेमाल करती है। इसी इंग्रिड के जरिए उसने हार्वर्ड से उस कंपनी के सारे कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हासिल की थी। प्लान के मुताबिक इंग्रिड अब स्टैन से दोस्ती करके उसके करीब आने लगती है। इंग्रिड के माता पिता उसे छोड़कर विदेश जा रहे थे, जो दरअसल उनके प्लान का ही हिस्सा था। जब स्टैन को ये बात पता चलती है तो वो इंग्रिड की खूबसूरती से प्रभावित होकर कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। स्टैन फिर इंग्रिड के साथ ड्रिंक्स लेकर पार्टी करने लगता है। प्लान के मुताबिक इंग्रिड अब स्टैन के बहुत करीब आ जाती है। वो स्टैन से कहती है कि जिस कंपनी को वो खरीदने जा रहा है वो बहुत अच्छी कंपनी है, इसलिए उसे देर नहीं करनी चाहिए। अगर वो देर करेगा तो कोई और उस कंपनी को खरीद सकता है। स्टैन ये सुनकर और देर नहीं करता और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी करने लगता है। स्टैन जैसे ही पैसे भेजने वाला होता है, थोड़ी देर बाद दिखता है कि सारे पैसे केसी के अकाउंट में पहुंच गए हैं, यानी उनका प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन उसी वक्त एना और मैक्स द्वारा सेट किया गया बॉम्ब अचानक ब्लास्ट हो जाता है। पूरा बंकर हड़कंप में आ जाता है। हर कोई डरकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, यहाँ तक कि गार्ड्स भी अंदर चेक करने पहुंच जाते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैक्स और आना पीछे मौजूद सीक्रेट एग्जिट गेट से वहाँ से निकल जाते हैं। स्टैन बहुत रिलैक्स था। कंपनी खरीदने के बाद वो अपने प्राइवेट जेट से घर लौट रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है। उसमें इंग्रिड की माँ की तस्वीर थी, जो असल में थाईलैंड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। स्टैन को याद आता है कि इंग्रिड ने उसे बताया था कि उसके माता पिता दोनों बिजनेसमैन हैं। अब स्टैन सब समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ एक बड़ा स्कैम हुआ है। वो तुरंत इंग्रिड के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने लगता है, लेकिन अब इंग्रिड के सारे अकाउंट्स डिसेबल हो चुके थे। स्टैन अब बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता और सीधा उसी कंपनी में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि कंपनी में तो अब कोई भी नहीं है। ये सब देखकर स्टैन पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो तुरंत हार्वर्ड को वीडियो कॉल करता है और उससे कुछ प्राइवेट सवाल पूछता है, जैसे कि वो दोनों साथ में कहाँ घूमने गए थे, क्या क्या किया था और वो किस कॉलेज में पढ़ता था। लेकिन इस बार हार्वर्ड किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। कुछ ही देर में स्टैन को एहसास हो जाता है कि जिस हार्वर्ड पर वो इतने दिन से भरोसा कर रहा था वो असली हार्वर्ड नहीं है। स्टैन को अब पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। जिससे वो इतने दिन बात कर रहा था वो असली हार्वर्ड नहीं बल्कि उसका एक एआई कैरेक्टर था। उसी एआई का इस्तेमाल करके स्कैमर्स ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। उधर केसी और उसकी टीम का पहला मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका था। उन्होंने हार्वर्ड और उसके दोस्त दोनों के पैसे हड़प लिए थे। अब उनका अगला लक्ष्य था धीरे धीरे बाकी सभी मेंबर्स को भी ऐसे ही ट्रैप में फंसाना। इसलिए वो लोग अपने अगले प्लान की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एना और मैक्स तब तक सेफ्टी सूट पहनकर बंकर के मेन डोर तक पहुंच चुके थे।